डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन गेटवे क्लासेस। मैं पुष्पेंद्र द्विवेदी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की यूनिट 1 के लेक्चर 3 को आज कंटिन्यू करूंगा। आज में हम कवर करेंगे स्पाइरल मॉडल, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल, आइटरेटिव मॉडल और यूनिट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले हम लोगों ने कुछ टॉपिक कवर किए थे जिनमें एसडीएलसी के कुछ स्पेसिफिक मॉडल्स थे, जैसे कि वाटरफॉल मॉडल था, प्रोटोटाइप मॉडल था, आइटरेटिव डेवलपमेंट मॉडल था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पाइरल मॉडल। तो स्पाइरल मॉडल जो होता है वो हमारा वाटरफॉल मॉडल और प्रोटोटाइप मॉडल का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, वाटरफॉल मॉडल में हम एसडीएलसी के कुछ फेजेस थे जिनको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में कवर करते हैं, जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस। प्रोटोटाइप मॉडल और वाटरफॉल मॉडल में जो डिफरेंस था वो ये था कि ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज फर्स्ट स्टेप में हम यूजर से उसकी रिक्वायरमेंट पूछते थे और उसके बाद सीधे डिप्लॉयमेंट होता था। मींस हम यूजर को सीधे एक प्रोडक्ट डिलीवर कर देते थे। इस डिसएडवांटेज को कवर किया था हमने प्रोटोटाइप मॉडल में, जहां पे हम एक क्विक डिजाइन के थ्रू एक प्रोटोटाइप डिजाइन कर देते थे। यूजर उस प्रोटोटाइप को इवेल्युएट करता था। अगर यूजर उस प्रोटोटाइप को वैलिडेट कर देता था, मींस उसका अप्रूवल हमें मिल जाता था, तो फिर हम डिटेल डिजाइन के साथ फाइनल प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में इनिशिएट कर जाते थे। ठीक है, तो इन दोनों मॉडल्स में अगर हम देखें तो हमारा क्या था कि अगर बहुत हाई रिस्क प्रोजेक्ट है, बहुत लार्ज साइज का प्रोजेक्ट है और उसमें अगर हम क्विक डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं तो फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो यूजर का इंटरफेस था ही नहीं और इस पर्टिकुलर मॉडल में क्विक डिजाइन के बाद यूजर का वैलिडेशन था, जो कि एक बार हो जाता था और उसके बाद फिर फाइनल प्रोडक्ट हम डिलीवर करते थे। जो स्पाइरल मॉडल है, स्पाइरल मॉडल इन दोनों की एडवांटेजेस को कंबाइन करता है। मींस हमें रिस्क एनालिसिस फैक्टर को इंक्लूड करना है। इसका मतलब क्या है कि आप यूजर का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रहे हो तो रिड्यूस रिस्क, रिस्क रिडक्शन के लिए स्पाइरल मॉडल में सबसे पहला जो नाम आता है वेरी बोहम का, जिन्होंने 1986 में इस मॉडल को इनिशिएट किया था। इस मॉडल को स्पाइरल मॉडल क्यों कहते हैं? सबसे पहले वो यही हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि इस मॉडल को स्पाइरल मॉडल क्यों कहते हैं। तो अगर देखें कि इसका स्ट्रक्चर स्पाइरल्स की फॉर्म में ग्रो कर रहा है, इसलिए इसको हमने स्पाइरल मॉडल बोला। ठीक है ना, इसका जो स्ट्रक्चर है। और इस पूरे डेवलपमेंट फेज को हमने 4 फेजेज में डिफाइन किया हुआ है, डिवाइड कर दिया। फर्स्ट फेज जो है हमारा वो है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि हर एक मॉडल जो हमने अभी तक स्टडी किए, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में कह दें तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस। ठीक है, आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस करी और इनिशिएट किया। दूसरे वाले फेज में हम क्या करते हैं? रिस्क एनालिसिस एंड अल्टरनेटिव इवेल्युएशन। आप एक क्विक डिजाइन करते हो, यूजर को बैठाते हो अपने साथ में, क्लाइंट से हम डिस्कस करते हैं और उस डिस्कशन के बाद इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के प्रोसेस के दौरान जो रिस्क आ सकती हैं, चाहे कॉस्ट से रिलेटेड हो, चाहे प्रोजेक्ट के एक्सेप्टेंस से रिलेटेड हो, या हमारा ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हो, या टाइम से रिलेटेड हो। ठीक है ना, उन सारी रिस्क को हम एनालाइज करते हैं और फिर यूजर से डिस्कस करते हैं और इन सारी प्रॉब्लम्स का एक आउटकम फाइंड आउट करते हैं इनिशियल स्टेट पे। अगर यूजर हमें बोलता है कि हाँ ठीक है, आपने जो रिस्क एनालिसिस करी है उसके हिसाब से जो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, जो मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जो मेरी रिक्वेस्ट थी या मेरी जो रिक्वायरमेंट थी प्रोडक्ट के लिए, उनमें कुछ मॉडिफिकेशंस आपने सजेस्ट किए हैं, वो मैं एग्री करता हूं, तो फिर हम डेवलपमेंट फेज को आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो इनिशिएशन से ही हमारे क्लाइंट का इन्वॉल्वमेंट या कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। ठीक है, जब हमारा कस्टमर हमें एग्रीमेंट दे देता है तो फिर हम जाते हैं डेवलपमेंट एंड डिलीवरी फेज में। अब डेवलपमेंट फेज में आए, एक पार्शियल हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। ठीक है ना, तो उस पार्शियल प्रोडक्ट को ही हम फिर से इवेल्युएट कराते हैं। डिप्लॉयमेंट करके हम क्या करते हैं? इवेल्युएट करवाते हैं। अगर यूजर ने उस पर्टिकुलर फेज पे आकर भी कुछ अपने रिक्वायरमेंट अराइज करी, कोई नई उसने नीड दे दी हमें, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर से हम इस फेज में मूव कर देंगे। ठीक है ना, और ये सर्कल चलता रहेगा।
अब ये कब तक चलता रहेगा, ठीक है ना। ये सर्किल तब तक चलता रहेगा जब तक कि यूजर हमें फाइनल एग्रीमेंट नहीं देता है कि हाँ भाई अब आप उस स्टेट पे पहुंच चुके हो जो फाइनल प्रोडक्ट मुझे चाहिए था, ये प्रोडक्ट या ये प्रोटोटाइप वो सारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है। देन आफ्टर हम इनिशिएट करते हैं फाइनल डेवलपमेंट, और जैसे ही फाइनल डेवलपमेंट हुआ तो देखिए हमने रिलीज कर दिया, मींस फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, ठीक है ना। सो ये जो फेज है, इस सारे फेज में देखें तो कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट हर एक डेवलपमेंट फेज में है, और हर एक डेवलपमेंट फेज में हमने कस्टमर से इवेल्युएट करवाया जब अपना प्रोडक्ट, तो रिस्क फैक्टर जो है वो हर एक लूप में क्या होता जा रहा है, लो होता जाएगा, ठीक है ना। पहले फेज में सबसे ज्यादा रिस्क है, यूजर ने कुछ नए सजेशंस दिए या अपनी नई रिक्वायरमेंट दी, हमने कुछ सजेशंस दिया, उनके हिसाब से कंक्लूजन निकाला और हमने उसका प्रोटोटाइप बना दिया, ठीक है ना। उसने जैसे ही उसे वैलिडेट किया तो हम नेक्स्ट फेज में एंट्री कर गए, तो क्या होता है जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी फिल्टर होती चली जाती हैं, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम फेजेस बढ़ाते जाएंगे, रिक्वायरमेंट की जो नीड की क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी, रिस्क जो हमारे पॉसिबल रिस्क थे वो कम होते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इसका एडवांटेज हो गया कि आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो रिस्क फ्री बनेगा, ठीक है ना। जो आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करके डिलीवर किया वो रिस्क फ्री बना। तो अब क्या ये हमारा जो मॉडल है ये छोटे प्रोडक्ट को सपोर्ट करेगा, तो ऐसा नहीं है। इस प्रोडक्ट में और कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। लाइक कैसे कि छोटे प्रोडक्ट के लिए बार बार इन सारे प्रोफेशनल्स को हायर करना, डिजाइनिंग प्रोफेशनल्स, ठीक है ना, कोडिंग प्रोफेशनल, ये सारी कॉस्ट हमारी डिप्लॉय हो रही है यहाँ पे। छोटे प्रोडक्ट के लिए हम इतनी कॉस्ट अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो फिजिबल नहीं होता है, ठीक है ना। तो स्मॉल साइज के प्रोजेक्ट्स के लिए हम स्पाइरल मॉडल को अगर अप्लाई करते हैं तो वो हमारा सही सिलेक्शन नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है प्रॉब्लम इसमें कि आप जितने ज्यादा ये फेजेस चलाते जाएंगे, जितना रीइवैल्यूएशन करते जाएंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो अगर आपने कॉस्ट एस्टिमेशन कर लिया और आपका इवैल्यूएशन बार बार होता रहा तो ये कॉस्ट भी तो साइमल्टेनियसली बढ़ती चली जाएगी, ठीक है ना। तो दूसरा जो प्रॉब्लम आ गई वो क्या आ गई, कॉस्ट की। कॉस्ट भी बढ़ रही है, बार बार आप इवेल्युएट करा रहे हो, यूजर हर बार कुछ ना कुछ आपको मॉडिफिकेशन बता रहा है, तो क्या आप एक टाइम लिमिट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इस टाइम लिमिट में ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितने ज्यादा इवेल्युएशंस होंगे उतनी ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट्स आएंगी और उतना ही फिर आपको टाइम लगेगा डेवलप करने के लिए। अच्छा, बात आती है कि भाई हम स्पाइरल मॉडल यूज क्यों करें और कहां पे करें। तो जब हमारा when deliverance is required to be frequent, मतलब आप छोटे छोटे वर्किंग मॉडल्स को डिलीवर कर रहे हैं और उसके बाद फिर मेजर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप किसको यूज करिए, स्पाइरल मॉडल को यूज करिए। दूसरा क्या है, when the project is large, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं इसको यूज करना है। जब प्रोजेक्ट का साइज बहुत बड़ा हो, अलग अलग मॉड्यूल्स पे काम कर रहा हो, अलग अलग प्रोटोटाइप्स पे काम कर रहा हो, तो फिर आप यूज करिए किसका, स्पाइरल मॉडल का। क्योंकि हमने अगर फाइनल प्रोजेक्ट बना दिया या एक ही बार में प्रोजेक्ट जब बन के तैयार होता है फिर इवैल्यूएशन कराया तो हम कॉस्ट उसमें अप्लाई कर चुके हैं, और अगर उस प्रोडक्ट को यूजर ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया तो हमारी वो सारी कॉस्ट वेस्ट चली जाएगी, ठीक है ना। तो लॉस के चांसेस इसलिए कहां पे यूज करना है, जहां पे प्रोजेक्ट का साइज क्या है, लार्ज है। थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर अनक्लियर एंड कॉम्प्लेक्स। देखिए जितना बड़ा आपका प्रोजेक्ट का साइज होगा, है ना, कहने के लिए कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस सिंगल फेज में हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। कोई छोटा टास्क आप कर रहे हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट्स लिमिटेड होंगी, लेकिन एक लार्ज स्केल के टास्क में आप कहो कि मैं एक बार में सारी रिक्वायरमेंट आपको 100% एक्यूरेसी के साथ डिलीवर कर दूं, तो ना तो समझने वाले के लिए पॉसिबल है और ना ही समझाने वाले के लिए, मींस ना तो सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑर्गेनाइजेशन या उस ग्रुप के लिए पॉसिबल है कि वो यूजर की सारी नीड्स को समझ ले, और इवन क्लाइंट के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो एक बार में आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी रिक्वायरमेंट्स सही तरीके से एक्सप्लेन करके बता दे। तो कहाँ पे है,
जहां पे अनक्लियर एंड कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट है यूजर की। हमें भी आइडिया लग गया है प्रोजेक्ट के साइज को और उसकी फंक्शनैलिटी को देख के कि एक बार में नहीं बता सकता है, तो हमें चाहिए कि हर फेज में हम उससे पूछते रहें कि भाई कुछ और तो नहीं इसमें ऐड ऑन करना है ना। तो वहां पे वो क्लियरनेस करेक्टनेस कब कब आती है, फेज बाय फेज आती है, तो उससे प्रोडक्ट रिफाइन होता चला जाता है हमारा। ठीक। फोर्थ पॉइंट जो है वो कहता है कि व्हेन चेंजेस में रिक्वायर एट एनी टाइम, ठीक है ना, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज। आप अलग अलग मॉड्यूल्स को डेवलप कर रहे हो, अलग अलग स्टेप पे आप प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट प्रोग्रेस कर रहे हो, और हमें ये भी पता है कि किसी भी पर्टिकुलर फेज में यूजर की कोई नीड एड ऑन हो सकती है या वो कुछ चेंजेस के लिए आपसे कह सकता है। तो इस तरीके की जहां पे भी पॉसिबिलिटी है, ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट हैं जहां पे ये चेंजेस रैपिडली आ सकते हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि भाई हर एक प्रोग्रेसिव स्टेप के टाइम पे हम यूजर से उसका एग्रीमेंट ले लें, वैलिडेट करा लें कि ठीक है भाई आप तैयार हो कि हम इसका फाइनल प्रोडक्ट लॉन्च करें। और जब वो कहता है कि हाँ ठीक है नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए मैं तैयार हूं, यहां तक की प्रोग्रेस से मैं सेटिस्फाई हूं, तो इस तरह के जितने भी पॉसिबल आपके प्रोडक्ट होंगे वहां पे आप यूज करोगे स्पाइरल मॉडल का। अब आता है कि भाई देखिए एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। स्पाइरल मॉडल कहाँ पे यूजफुल है और कहाँ पे यूजफुल नहीं है। तो एडवांटेजेस क्या है, जहां पे हाई अमाउंट ऑफ रिस्क हो, है ना, और वो रिस्क क्या है, यूजर के एक्सेप्टेंस का रिस्क होता है सबसे बड़ा रिस्क, कि उसने आपको कॉन्ट्रैक्ट तो दिया, अपनी रिक्वायरमेंट बता दी और आपने प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, लेकिन उसके इवैल्यूएशन में वो प्रोडक्ट फेल हो गया, तो फेलियर का रिस्क है। सबसे बड़ा रिस्क सॉफ्टवेयर के केस में यही होता है। तो क्या चाहिए हमें कि जितना भी सॉफ्टवेयर का पार्शियल डेवलपमेंट हम करते जा रहे हैं उसको यूजर से वैलिडेट कराते चले जाएं, सो दैट कि रिस्क ना रहे कि आगे का जो फेज हम करेंगे उसमें यूजर कुछ डिनाइल दे दे, है ना। तो वहां पे हम इस मॉडल का यूज करेंगे। दूसरा क्या है, यूजफुल होता है लार्ज मिशन क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स के लिए। जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें न्यूमरस कैटेगरी के यूजर्स हैं, है ना, मल्टीपल फंक्शनैलिटी वाला प्रोजेक्ट है, तो वहां पे हमें वैलिडेशन मल्टीपल यूजर ग्रुप से लेना होता है। तो उन सब के लिए यूजर भी चेंज होते हैं हर एक फेज में, हर एक फेज में डेवलपर भी चेंज हो रहा है, तो कॉस्टली बन जाता है और बहुत ही रिस्की प्रोजेक्ट है ना। तो आप इसमें ऐसा नहीं है कि ठीक है एक बार गलती हो गई कोई बात नहीं दोबारा से रिकवर कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हर फेज में एक अच्छा अमाउंट ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो मनी की फॉर्म में हो या ह्यूमन रिसोर्स के फॉर्म में हो या टाइम के फॉर्म में हो, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट ही आपको बता देगा कि यहाँ पे हमें कौन सा मॉडल यूज करना है। डिसएडवांटेज क्या है, कहाँ पे आप इस मॉडल का यूज ना करें, जैसे कि कैन बी कॉस्टली मॉडल टू यूज। डेफिनेटली ये डिफाइंड है कि जितना ज्यादा इवैल्यूएशन फेज है उतना ज्यादा टाइम लगेगा, और टाइम में क्या है कि आप ह्यूमन रिसोर्स का यूज कर रहे हो अलग अलग फेज में, तो उनको आप पेमेंट भी करोगे, तो इस तरीके से क्युमुलेटिव जो कॉस्ट है इसकी वो इंक्रीज होती चली जाएगी, है ना। इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप एक छोटा सा कमरा बनवा रहे हो, है ना, या छोटा मकान बनवा रहे हैं, तो आपने एक सिंगल आर्किटेक्ट हायर कर लिया, उससे आपकी एनालिसिस कराई, उसको अपनी रिक्वायरमेंट दे दी और अपने घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर आप एक अपार्टमेंट बनवा रहे हो तो आपको ज्यादा प्रोफेशनल आर्किटेक्ट, है ना, वहां की सारी सॉइल मैकेनिज्म आपको समझनी पड़ेगी, कितना कॉस्ट एस्टिमेशन होगा, ये सारी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो अगर इन दोनों प्रोजेक्ट में हम कंपैरिजन करें तो हैं दोनों एक ही टाइप के, आपको कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क ही करना है, लेकिन दोनों में इंपॉर्टेंस क्या है, उनका साइज क्या है, कहाँ पे कैसी प्लानिंग करनी है। तो स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग करने के लिए आप 3-4 आर्किटेक्ट हायर करोगे तो बेकार जाएगी, आपकी कॉस्ट बेकार जाएगी। लेकिन अगर वही अपार्टमेंट की टर्मोलॉजी में बात करें कि भाई घर बनवाने के लिए हमने एक आर्किटेक्ट हायर कर लिया था, एक घर में बैठ के हमने 4 लोगों ने प्लानिंग कर ली थी, और वही हम अपार्टमेंट में वही प्रोसीजर अप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा मनी का। क्यों, क्योंकि वो प्लानिंग प्रॉपर नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये कॉस्टली मॉडल है, तो प्रोजेक्ट हमें यहाँ पे वही अप्लाई करने हैं जो सेंसिटिव हैं, जिनमें पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है फेलियर की। दूसरा क्या है, रिस्क एनालिसिस नीड हाईली पर्टिकुलर एक्सपर्टाइज। डेफिनेटली प्रोजेक्ट आपका अगर सेंसिटिव है, प्रोजेक्ट लार्ज स्केल का है, तो आपको जो डेवलपर चाहिए
जो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, चाहे वो डिजाइनर्स हो, चाहे कोडर हो, चाहे टेस्टर हो, उनके अंदर एक्सपर्टाइज बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक्सपर्टाइज से मतलब क्या है कि वो क्विक डिजाइनर होने चाहिए, प्रॉब्लम को समझें और एक क्विक डिजाइन देके तैयार कर दें, यूजर को प्रेजेंट कर दें वो चीज बहुत लिमिटेड टाइम में, क्योंकि जितना ज्यादा वो टाइम लेंगे आपकी कॉस्ट ही बढ़नी है। ठीक है, डिजाइन क्विक है तो कोडर भी कैसा होना चाहिए, एक्सपर्ट कोडर होना चाहिए जो नई डिजाइन को एडॉप्ट कर सके और उसके अकॉर्डिंगली रैपिड इंप्लीमेंटेशन कर सके, उसकी कोडिंग कर सके। टेस्टर की कॉस्ट भी यहाँ पे कैसे बढ़ जाएगी, उसका भी एक्सपर्टाइज चाहिए। कॉम्प्लेक्स टास्क है, एक छोटे प्रोग्राम की टेस्टिंग करने के लिए आपको लिमिटेड टेस्ट केस चाहिए होते, लेकिन एक हाई और लार्ज साइज के प्रोजेक्ट को टेस्ट करने के लिए आपको एक्सपर्ट टेस्टर्स की जरूरत होती है। तो ये कुछ उसके ड्रॉबैक्स हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल्स की। देखिए अभी तक जो हमने मॉडल पढ़े वो वाटरफॉल मॉडल था, प्रोटोटाइप मॉडल था, है ना, आपका स्पाइरल मॉडल था। इन सब में हमने देखा कि इन सब का एक वर्किंग पैटर्न है ना, एक वर्किंग पैटर्न है। तो इवोल्यूशनरी मॉडल क्या होते हैं? इवोल्यूशनरी मॉडल वो मॉडल होते हैं जो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, डेवलप करते हैं, और उसके बाद उसका इवेल्युएशन होता है तो पूरे के पूरे टास्क को दोबारा से रिपीट करते हैं। यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया, अब ये यूज में आ गया, यहाँ से इवेल्युएशन हुआ, सेकेंड फेज में जाके हमें कुछ अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस, कुछ मॉडिफिकेशन करने थे, तो उन मॉडिफिकेशंस को फिर से अप्लाई करके हमने अपडेटेड वर्जन ऑफ प्रोडक्ट दोबारा से डेवलप करा। तो ये हमारा इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है। इसमें क्या होता है, डेवलपर फर्स्ट डेवलप द कोर मॉड्यूल्स, है ना, मेन फंक्शनैलिटी के साथ अपना प्रोडक्ट डेवलप करता है और उसे डिप्लॉय करता है। जब मेन फीचर्स के साथ कोई प्रोडक्ट मार्केट में आ जाता है तो यूजर उसे यूज करना स्टार्ट करते हैं, और यूज करते वक्त जो उन्हें कुछ नए फीचर्स ऐड करने होते हैं या उनमें से एग्जिस्टिंग फीचर्स में से कुछ फीचर्स हटाने होते हैं, तो वो क्या कहता है कि इसमें ये मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है, जिसको हम कहते हैं मेंटेनेंस फेज। ठीक है ना, तो पहले कोर मॉडल डेवलप किया, उसके बाद उस कोर मॉडल के बिहाफ पे भी हमने उसका इवोल्यूशन किया, चेंजेस किया, अपग्रेडेशन किया। ठीक है, तो ऐसे सारे मॉडल्स हमारे कहलाते हैं इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल। दूसरा एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इसमें? इन इवोल्यूशनरी मॉडल ए यूजर गेट्स ए चांस टू एक्सपेरिमेंट पार्शली डेवलप्ड सिस्टम। क्या कहा था हमने कि इस तरीके के मॉडल में हम कोर आइडिया के साथ प्रोडक्ट पहले ही डिलीवर कर देते हैं। तो कोर आइडिया का मतलब मेन फंक्शनलिटी, उसमें एड ऑन फीचर्स नहीं है, या उसमें ऐसी सर्विसेज अभी हमने नहीं करी हैं जो हमारी प्राइमरी रिक्वायरमेंट की कैटेगरी में नहीं है, तो पार्शियल डेवलपमेंट हुआ, है ना, बट वो कोर फंक्शनलिटी को कवर कर रहा है। तो यूजर को हमने वो डिलीवर कर दिया, यूजर ने उस कोर फंक्शनलिटी वाले सॉफ्टवेयर को यूज किया और उसको उसका एक्सपीरियंस मिला कि हाँ भाई जो बेसिक फंक्शनलिटी थी वो मेन फंक्शनलिटी कवर हो रही है, अब तो हमें सेकेंडरी रिक्वायरमेंट एड ऑन करनी है। दूसरा क्या करता है ये, इट रिड्यूस द एरर बिकॉज द कोर मॉडल गेट टेस्टेड थोरोली, है ना। अब इसमें टेस्ट क्या है, कोर मॉडल डेवलप किया, टेस्टर ने उसको वेरीफाई किया और यूजर को हैंडओवर कर दिया, यूजर ने उसको यूज करा रियल टाइम में, है ना, और रियल टाइम में जब यूज करा तो उसने उसका वैलिडेशन किया। ठीक है ना, उसके बाद फिर वो अमेंडमेंट बताता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, वो क्या है, समटाइम इट इज हार्ड टू डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू सेवरल वर्जन्स, है ना। कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम का कोर फंक्शनैलिटी है, आप उसको डिफरेंट वे में सॉल्व कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, उसका एक पर्टिकुलर मॉड्यूल है जो एक साथ ही वर्क करेगा। तो ये जो डिवीजन है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी रिक्वायरमेंट का कैटेगराइजेशन है, ये डेवलपर्स के लिए या डिजाइनर्स के लिए टफ टास्क हो जाता है ना। तो वहां पे कैटेगराइज करना कि नहीं ये कोर फंक्शनलिटी इनको रखो, है ना, तो वो टफ टास्क है कैटेगराइज करना प्राइमरी और सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स का, जो कि इसको थोड़ा सा टफ बना देता है। ठीक है, इसी के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो आइटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल, अब ये मॉडल कौन से हैं, ये वो मॉडल हैं जो क्विक डिजाइन के लिए ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हमारा प्रोटोटाइप मॉडल था, है ना। तो इन मॉडल्स में क्या होता है कि आप इनिशियल प्लानिंग कर लेते हो, लाइक हमारे व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, ये ऐसे थे
कि इनको जो बेसिक इनकी फंक्शनैलिटी है, जैसे ये हमारा सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन है ना, और ये भी है, दोनों की फंक्शनैलिटी में डिफरेंस था। ये मैसेजिंग के लिए था और ये अपने कंटेंट को पब्लिकली शेयर करने। तो मेन फीचर इसका क्या था कि भाई इसमें हमें मैसेजिंग करनी है, एंड टू एंड यूजर पे मैसेजिंग करनी है। तो स्टार्टिंग में जब हमने इसको डेवलप किया और लॉन्च किया तो केवल यही कोर फंक्शनैलिटी थी, है ना। और इसके बाद जब हमने इसकी एडाप्शन रेशियो को कंसीडर करा तो देखा कि यार यूजर का जो हिट रेशियो है ना, ये जो यूजर का एक्सेप्टेंस है बहुत ज्यादा है। तो फिर इसमें फर्दर जो नई फीचर्स हम ऐड करते हैं वो वर्जन वाइज वर्जन अपडेट करते हैं। मींस सबसे पहले हम कोर फंक्शनैलिटी के साथ लॉन्च कर देते हैं और उसके बाद बताते हैं कि जो रिक्वायरमेंट आई उनको और ऐड करके इसका नया वर्जन लॉन्च कर दो, फिर नया वर्जन लॉन्च कर दो। इसको ऐसे समझ लीजिए कि कोई आपने स्टडी मटेरियल से रिलेटेड एप्लीकेशन बनाया है, ठीक है ना, और बच्चों का कल एग्जाम है। तो हम क्या चाहते हैं कि अभी जो क्विक डिजाइन में या अभी जो आपकी इमरजेंसी में जो रिक्वायरमेंट है पहले उसको फुलफिल करते, बाकी फीचर्स हम बाद में। कल किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, सपोज करें कल डेटा स्ट्रक्चर का एग्जाम है और मैं अपने एप्लीकेशन में चाह रहा हूं कि स्टूडेंट्स डेटा स्ट्रक्चर पढ़ें, तो अब मैं क्या करूं कि डेटा स्ट्रक्चर के पहले नोट्स कराऊं, उसमें अपलोड डेटा स्ट्रक्चर का कंटेंट अपलोड करूं, या फिर जितने सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हैं सबका जब कंटेंट आ जाएगा तब उसको लॉन्च करूं, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि अभी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि हम केवल एक सब्जेक्ट के कंटेंट के साथ ही अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर दें जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे हाई है। और जब वो रिक्वायरमेंट पूरी होगी, यूजर उससे सेटिस्फाई होगा, तो फर्दर हमारे पास टाइम है कि हम बाकी कंटेंट को अपलोड कर दें। तो ये सारे, अगर आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज किए हैं, इन सब में यही फीचर है, फ्रिक्वेंटली अपडेशन होता रहता है इनकी सर्विसेज में, और आप देखते हो कि इनके अपडेटेड वर्जन लॉन्च होते रहते हैं, है ना। और उन अपडेटेड वर्जन का मतलब क्या है? उन अपडेटेड वर्जन का मतलब यही है कि एक बार सॉफ्टवेयर का बेसिक या प्राइमरी मॉडल लॉन्च कर दिया, उसके बाद यूजर ने उसे यूज किया, कुछ उसमें नई फीचर्स ऐड ऑन किए, इवेल्युएशन हुआ, तो फिर से इसकी प्लानिंग करी और नया वर्जन फिर से इंप्लीमेंट करके हमने डिलीवर कर दिया। और आइटरेशन का मतलब होता है रिपीटेटिव डेवलपमेंट होते रहना, ठीक है ना। तो आइटरेटिव मॉडल इस तरीके के प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे डिजाइन किए गए हैं। इसमें भी कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होंगी डेफिनेटली। क्या है एडवांटेज? टेस्टिंग एंड डिबगिंग ड्यूरिंग स्मॉलर आइटरेशन इज इजी, है ना। आपने कोर फंक्शनैलिटी के साथ प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो उसमें टेस्टिंग हो गई। टेस्टिंग का मतलब क्या है? यूजर ने उसको रियल टाइम पे यूज करा और अगर उसमें कुछ ग्लिच आ रहे हैं तो वो आपको रिपोर्ट कर देगा। तो इनिशियल लेवल पे आपको प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं। डिबगिंग भी मैंने आपको बताया था कि एरर और डिबगिंग में डिफरेंस होता है। एरर एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट होता है और डिबगिंग होती है डिप्लॉयमेंट के टाइम पे, ठीक है ना। दूसरा क्या है? रिस्क आर आइडेंटिफाइड एंड रिजॉल्व ड्यूरिंग आइटरेशन। एक पर्टिकुलर फेज में हमने प्रोडक्ट को प्राइमरी लेवल पे लॉन्च कर दिया, यूजर ने उसे यूज किया, तो फिर हमने कुछ रिस्क और कुछ प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी। तो जैसे ही हम सेकेंड आइटरेशन स्टार्ट करेंगे, है ना, ये आइटरेटिव वे में चलता रहेगा, सेकेंड आइटरेशन में हम उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसकी एडवांटेज है। तो जैसे जैसे इसके वर्जन्स आते जाएंगे, जितने ज्यादा आइटरेशंस होते जाएंगे, उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट रिफाइन होता चला जाएगा, उसकी फंक्शनैलिटी उतनी अच्छी होती चली जाएगी। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई इट इज नॉट सुटेबल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। अगर लिमिटेड फंक्शनैलिटी का प्रोजेक्ट है और उसमें आप कितने अमेंडमेंट कर लोगे, कितनी बार उसको आप आइटरेट करोगे, फर्दर डेवलपमेंट को रिपीट करते रहने से इतनी तो उससे हमें प्रॉफिट नहीं होने वाली है जितनी हम उसमें आइटरेशन में कॉस्ट। क्योंकि आइटरेशन का मतलब क्या है कि आप डेवलपमेंट के सारे फेजेस दोबारा से अप्लाई कर रहे हो, है ना। तो कॉस्ट उसकी इंक्रीज होती चली जाएगी, तो हमें उतना उसकी कॉस्ट मिलने वाली नहीं है, क्लाइंट से हम उतना चार्ज नहीं कर सकते हैं जितना कि हम इसमें अप्लाई करते हैं। दूसरा क्या है? रिक्वायरमेंट चेंजेस कैन कॉज ओवर बजट। वही चीज है ना। यूजर को आपने ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, यूजर को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि ठीक है तुम हर बार इसको यूज करो और जो भी तुमको थोड़ा बहुत चेंज लगे वो मुझे बता देना, मैं चेंज कर दूंगा, है ना। तो यूजर को लगता है कि यार मुझे एक चांस मिल रहा है प्रोजेक्ट को अपने अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कराने का।
है ना। तो देखिए प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो एक रिक्वायरमेंट छोटी से छोटी भी हो सकती है और पूरे पैटर्न को या इंटरफेस को भी चेंज कराने की हो सकती है। तो इससे क्या होता है, आपका बजट ओवर बजट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा अप्लाई हो जाएगी। फिर क्या होता है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट नॉट कंफर्म बिकॉज ऑफ चेंजिंग रिक्वायरमेंट, है ना। जब बार बार रिक्वायरमेंट चेंजेस आते रहेंगे, अगर डिफाइंड रिक्वायरमेंट है तो हमें पता है कि 1 2 3 इतने अपडेशंस के बाद फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा। लेकिन जहां फ्रिक्वेंट चेंजेज हैं वहां पे आप डेवलपमेंट टाइम को बाउंड नहीं कर सकते हो। अभी आ गई रिक्वायरमेंट कुछ तो उसको भी एड ऑन करना है तो टाइम अपने आप बढ़ गया, तो आप इस बाउंड्री को सेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स थे जो AKTU के सिलेबस में इन्वॉल्व है। हमने केवल वही मॉडल डिस्कस किए हैं जो फ्रिक्वेंटली आपके AKTU एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये सारे मॉडल इंपॉर्टेंट है और इन सब में ज्यादा ध्यान देना है आपको वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल और स्पाइरल मॉडल। ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। इन मॉडल्स का स्टडी अगर आप करेंगे तो कोर जो कॉन्सेप्ट है किसी भी डेवलपमेंट मॉडल में है वो SDLC के फेजेज ही है। डिफरेंस क्या है इनके वर्किंग प्रोसीजर्स में, तो आप ये सारे के सारे वर्किंग प्रोसीजर्स को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, इनके डिफरेंसेस को समझ लीजिए, ये किस तरीके के प्रोजेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है ये हमें समझना है। और ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल्स है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि प्रोडक्ट वर्सेस प्रोसेस क्या होता है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक प्रोडक्ट और प्रोसेस को अगर आपको डिफाइन करना है, डिफरेंशिएट करना है तो क्या है। तो देखिए प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट वो फाइनल ऑब्जेक्ट है जो कुछ पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी और सर्विसेज के साथ कस्टमर को डिलीवर किया जाता है, और उस प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू आप क्या करते हो, तैयार करते हो, है ना। सो प्रोडक्ट इज द आउटकम ऑफ प्रोसीजर, जबकि प्रोसेस क्या है, किसी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए जो आपने प्रोसीजर अप्लाई किया, ऑन गोइंग प्रोसेस है ना। फाइनल प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए या प्रिपेयर करने के लिए जो प्रोसीजर्स या प्रिंसिपल आपने यूज किए वो हमारे कहलाते हैं प्रोसेसेस। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस पूछ लिया जाता है और यहाँ पे हमारी यूनिट 1 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कंप्लीट होती है। अगली यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, मींस फर्स्ट फेज ऑफ SDLC को इन डेप्थ। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी इस लेक्चर सीरीज में कवर कर चुके हैं। जैसे कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, है ना। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस क्या थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्यों हम एक प्लान्ड वे में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना चाहते हैं। ठीक है ना। दूसरा, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्राइसिस, क्या थी क्राइसिस, वो सारी डिफिकल्टीज जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के टाइम पे हम फेस कर सकते हैं वो हमारी क्राइसिस थी। हमने इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है ना। फिर आता है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस एंड कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस। हमने बताया था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कन्वेंशनल इंजीनियरिंग में क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंस है। ठीक है ना। तो इन दोनों प्रोसेसेस का जो प्रोसीजर था वो कॉमन था कि एक प्लान्ड वे में हमें प्रोडक्ट को डेवलप करना है, लेकिन प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी, उनकी कैटेगरी और डेवलपमेंट प्रोसीजर वो अलग अलग थे। ठीक है। फिर आता है व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हमने डिफाइन किए थे, 4 मेन कंपोनेंट थे, डेटा, डॉक्यूमेंटेशन, कोड और प्रोसीजर। ठीक है ना, ये मेन कंपोनेंट थे। जैसे कि हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के, ऐसे सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट क्या क्या थे वो हमने डिस्कस किए थे। आता है भाई कि डिस्कस द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉफ्टवेयर, सेम वही चीज है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉफ्टवेयर हमें डिफाइन करने हैं। डिफाइन सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, क्या क्या एट्रीब्यूट्स है हमने कवर किए हुए हैं इस पूरी लेक्चर सीरीज में। यूजिबिलिटी क्या कंसीडर करते हैं, एसेंशियल क्वालिटी क्या होती है, मीन्स ये एक ही पॉइंट को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो डिफरेंट ईयर्स में AKTU के पेपर्स में पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस आते हैं हमारे डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से रिलेटेड जो आपने पढ़े फेजेस SDLC के,
SDLC अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और SDLC के बिहाफ पे या बेस पे ही सारे मॉडल डिफाइन है। तो अगर आपको SDLC समझ में आ गया तो आप किसी भी मॉडल को फिर डिस्क्राइब कर सकते हो, क्योंकि उनकी कोर फंक्शनैलिटी SDLC पे ही डिपेंडेंट है, चाहे वो वाटरफॉल मॉडल हो, स्पाइरल मॉडल हो, प्रोटोटाइप मॉडल हो, आइटरेटिव एनहांसमेंट मॉडल हो। अगर आप इनको डिटेल में देख रहे हैं, इस लेक्चर में आपको समझ में आया है, तो उनके फेजेज ऑफ डेवलपमेंट सेम थे, है ना। किसी की लाइफ के फेजेस सेम है, लेकिन उनको फॉलो करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो यही जो अलग अलग प्रोसीजर्स थे या तरीके थे डेवलप करने के सॉफ्टवेयर के, वो फॉलो सब एचडीएलसी को ही करते हैं, लेकिन प्रोसीजर्स उनके अलग अलग हैं। मॉडल्स कौन कौन से हमने पढ़े, उनकी क्या एडवांटेज थी, क्या डिसएडवांटेज थी, है ना। आइटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल और डेवलपमेंट कैसे होता है इसमें, ये कैसे डिफर करता है ट्रेडिशनल लीनियर मॉडल से, ये सारे हमने कवर किए हुए हैं टॉपिक्स। कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डेफिनेशन ये कैसे, आपके 2 मार्क्स का जो फर्स्ट सेक्शन आता है वहां पे क्वेश्चन बहुत इजीली पूछे लिए जाते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो इंजीनियरिंग और सॉफ्टवेयर इन दोनों को आपको कंबाइन करके डिफाइन कर देना है। सॉफ्टवेयर एक प्रोडक्ट है जिसके कुछ फीचर्स हैं, इंजीनियरिंग एक प्रोसीजर है जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक, हमने याद करा था, फंक्शनैलिटी है, रिलायबिलिटी है, कैसे हमारा रिलायबल है, ट्रस्टेबल सॉफ्टवेयर है या नहीं, यूजेबिलिटी मतलब वो यूजर के लिए कितना आसान है उसको यूज करना, है ना, इफिशियंट होना चाहिए हर तरीके के सर्कमस्टांसेस पे, उसको मेंटेन करना मीन्स अगर उसमें अपडेशन रिक्वायर्ड है तो क्या हम इजीली उसको मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये फीचर्स है। पोर्टेबिलिटी, आप याद करिए पोर्टेबिलिटी डिफाइन किया था कि नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, अगर एक मशीन में चल रहे हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम में उनकी कुछ परफॉर्मेंस इफिशियंसी आ रही है तो सेम इफिशियंसी के साथ, सेम परफॉर्मेंस के साथ वो किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में भी वर्क कर रहे हो। यहाँ पे आता है सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या है, वो क्राइसिस आपको डिफाइन कर देनी है, जैसे कि साइज की क्राइसिस थी, कॉस्ट की क्राइसिस थी, टाइम की क्राइसिस थी, है ना। ये क्राइसिस आपको क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए किन किन क्राइसिस को हमें फेस करना होता है और उनसे ओवरकम करना होता है, ये डिफाइन करना है हमें। हाउ डज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिफर फ्रॉम कन्वेंशनल इंजीनियरिंग, अगर शॉर्ट में पूछा जा रहा है तो आपको आंसर भी शॉर्ट में ही देना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ही पॉइंट टू द पॉइंट लिखना है। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट के बारे में आप बता दीजिए। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आपके लॉजिकल होते हैं, उनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जबकि कन्वेंशनल इंजीनियरिंग से प्रोडक्ट जो बनते हैं वो हमारे फिजिकल एग्जिस्टेंस में होते हैं, जिनको हमने डिफाइन किया था टेंजिबिलिटी और इंटेंजिबिलिटी से, ठीक है ना। फिर हमने बात करी थी चेंजिबिलिटी की, कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स का मॉडिफिकेशन कंपैरिजन विद हार्डवेयर प्रोडक्ट आसान होता है। क्यों? क्योंकि हार्डवेयर प्रोडक्ट हमेशा क्या किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है, उनका डेवलपमेंट होता है। और जो इसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड है, यानी कि डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म जो है वो डिफर करते हैं। हार्डवेयर प्रोडक्ट के लिए आपको एक पूरी यूनिट या प्लांट बनाना पड़ता है, जहां पे अलग अलग रॉ मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन और उनकी असेंबली के बाद आपका प्रोजेक्ट तैयार होता है। जबकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आपको एक कोडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए होता है और वहां पे आप उनको डेवलप करते हो। तो चेंजेबिलिटी कहाँ पे है, जहाँ पे एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे काम हो रहा है वहीं पे हमारे सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। तो चेंजेबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर कैन बी इजीली, ठीक है ना। फिर आता है डेवलपमेंट प्रोसेस, उनका कैसा प्रोसेस है डेवलपमेंट के लिए। मैंने बताया कि हार्डवेयर प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए आपको एक यूनिट डिफाइन करनी होती है, एक प्लांट बनाना पड़ता है, जबकि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आप एक मशीन पे बैठ के, कंप्यूटर में बैठ के डेवलप कर लेते हो। फेलियर एनालिसिस की बात करें थे तो फेलियर एनालिसिस हमारा कहाँ पे ज्यादा था, हार्डवेयर में ज्यादा था, क्योंकि अगर उसकी एक बार डिजाइनिंग हो गई और उसमें फर्दर फिर कोई चेंजेस करने हैं तो पूरी की पूरी डिजाइन आपकी चेंज होती है। माइन्यूट डिफरेंसेस के साथ या माइन्यूट चेंज के साथ आप उस प्रोडक्ट को रिप्लेस नहीं कर सकते हो। तो जो भी था, सॉफ्टवेयर बग्स कैन बी ऑफन फिक्स्ड। जो फेलियर एनालिसिस है वो ये कहती है कि सॉफ्टवेयर का फेलियर रेशियो बहुत कम है इन कंपैरिजन विद हार्डवेयर प्रोडक्ट, ठीक है। शॉर्ट आंसर में अगर हम देखें तो लिस्ट 3 की सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, जिनमें आपने पहले भी डिस्कस किए, यहाँ पे भी बहुत ही शॉर्ट में आपको रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी, ये फीचर्स हैं बेसिकली
इनको आपको डिस्क्राइब कर देना है। रिलायबिलिटी क्या है, इंश्योर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। मेंटेनेबिलिटी क्या है, इजी अपडेशन है। और स्केलेबिलिटी क्या है, इंक्रीजिंग वर्कलोड मींस डेटा सेट का साइज बढ़ता जाए, नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ते जाए तो उसकी एफिशिएंसी पे कोई फर्क ना पड़े, है ना। स्केलेबल होना चाहिए सॉफ्टवेयर। फिर अगला क्वेश्चन हमने देखा तो हम इसको डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्या हमारी इंटेंशन थी, हम सॉफ्टवेयर तो नॉर्मली भी बना सकते हैं, तो ये प्रोसीजरल डिफिनीशन देने की क्या जरूरत थी, हमें ये फेजेस देने की क्या जरूरत थी। तो बेसिकली क्या था कि एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच हमारे पास हो जो कि हर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करे, हर एक डिफाइंड और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो सॉफ्टवेयर बनाए जा रहे हैं उनके लिए सेम फेजेस रहें कि भाई आपको ये सिनेरियो फॉलो करना है। ये इसका इंटेंशन था जिससे कि हम एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाए, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है कि 2 नंबर में शॉर्ट आंसर टाइप में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप पूरे SDLC डिफाइन कर रहे हो, सारे फेजेस डिफाइन कर रहे हो, तो वो क्या है आपकी टाइम किलिंग होगी। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का ही उसका टू द पॉइंट आंसर आपको लिखना है। यहां पे जैसे पूछा गया है कि व्हाट आर द मेन स्टेजेस ऑफ वाटरफॉल मॉडल, ठीक है ना। अब देखिए जिसको SDLC पता है तो कोई भी मॉडल, और वाटरफॉल मॉडल तो क्या था, रिप्लिका ऑफ SDLC था। अब मेन स्टेजेस पूछे हैं तो आपको केवल नेमिंग कर देनी है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है। जितने मार्क का क्वेश्चन है उसके हिसाब से आपको उसके आंसर का कंटेंट रखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लिखने से आपको बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल उनके फेजेस को यहाँ पे पॉइंट आउट कर देना है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज होता है पहला। दूसरा होता है एनालिसिस करने के बाद अगर हमें लगता है कि सॉफ्टवेयर हमारा पॉसिबल है डेवलप करना तो हम डिजाइनिंग फेज में चले जाते हैं। डिजाइनिंग फेज जब हमारा कंप्लीट हुआ तो हम इसको हैंड ओवर कर देते हैं कोडर्स को, जिसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज। इम्प्लीमेंट हो गया, कोडिंग हो गई पूरी हमारी, प्रोग्रामर ने अब प्रोग्राम अपना पूरा बना दिया, तो फिर वो कहता है कि भाई टेस्टिंग कर लो। अब यहाँ पे एक टर्म आपको यहाँ पे नया मिला, लिखा हुआ मिला है इंटीग्रेशन। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक सॉफ्टवेयर होता है वो डिफरेंट मॉड्यूल से मिलके बना होता है, जैसे M1 है, M2 है और M3 है, ये डिफरेंस मॉड्यूल है ना। इस पूरे सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी इन अलग अलग मॉड्यूल को बना के आती है। अब हमने क्या किया, एक मॉड्यूल बनाया कोडर नंबर 1 ने, दूसरा मॉड्यूल बनाया कोडर नंबर 2 ने, तीसरा मॉड्यूल बनाया कोडर नंबर 3 ने। इन तीनों ने अपने अपने मॉड्यूल्स बना दिए। लाइक मैंने एडिशन का प्रोग्राम लिख दिया, मैं कोडर नंबर 1 हूं, मैंने एडिशन का प्रोग्राम लिख दिया। ये कोडर नंबर 2 है, इसने सब्सट्रैक्शन का प्रोग्राम लिख दिया। और ये कोडर नंबर 3 है, इसने मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम लिख दिया। कोडर नंबर 4 है, उसने डिवीजन का प्रोग्राम लिख दिया M4 में, ठीक है। तो अगर हम कैलकुलेटर की बात करें तो कोई भी कैलकुलेटिंग सॉफ्टवेयर होगा, ये 4 बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। अब ये लिखने वाले तो चारों अलग अलग है, तो इनको हम कैलकुलेटर इंडिविजुअली तो नहीं कहेंगे, हम क्या करेंगे, इनको इंटीग्रेट करेंगे, कंबाइन कर दिया। तो इंटीग्रेशन का मतलब है कि अलग अलग मॉड्यूल को पहले आपने कंबाइन किया, जिससे आपका मेन फंक्शन था जो, या मेन सॉफ्टवेयर था जो, वो बनके तैयार हुआ। अब इनको कंबाइन करने के बाद क्या ये सही तरीके से काम कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेस्टिंग। तो बेसिकली ये है टेस्टिंग फेज ही, है ना। यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब है कि उसके जितने भी पोर्शन आपने बनाए हैं उन सबको आप कंबाइन कर दीजिए, फिर फाइनल सॉफ्टवेयर को आप चेक करिए, ठीक है। तो टेस्टिंग हो गया। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डिफाइन करने की जरूरत है नहीं अभी, क्योंकि ये सारी आगे वाली यूनिट में हम बहुत डेप्थ में कवर करने वाले हैं। जब टेस्टिंग हमारी हो जाती है तो आप क्या करते हो, डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का क्या मतलब था, यूजर को हैंड ओवर किया, रियल टाइम पे उसने उस प्रोजेक्ट को या उस सॉफ्टवेयर को यूज करना स्टार्ट कर दिया। और डिप्लॉयमेंट के टाइम पे अगर उसको कुछ प्रॉब्लम इनिशिएट हुई, कुछ उसने शॉर्ट कमिंग्स आइडेंटिफाई करी, तो वो फिर आपको रिपोर्ट करता है और उसे बोलते हैं मेंटेनेंस। तो अगर आपसे केवल मेन स्टेजेस पूछे गए थे तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं आपको करना है, आपको तो केवल ये नेमिंग कर देनी है। फिर आया मेंशन 1 एडवांटेज एंड 1 डिसएडवांटेज ऑफ प्रोटोटाइप मॉडल। तो मैंने हर एक मॉडल की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करी हुई हैं। जब हमने डिस्कस किए हर इंडिविजुअल मॉडल को, फिर उसके एडवांटेजेस भी लिस्ट आउट की हुई हैं और डिसएडवांटेज। और इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, आपको एक ही डिसएडवांटेज लिखनी है और एक ही एडवांटेज लिखनी है। तो आप कोई भी एक डिसएडवांटेज या एडवांटेज लिख सकते हैं। जैसे एडवांटेज में मैंने लिख दिया, यूजर्स कैन इंटरेक्ट विद प्रोटोटाइप अर्ली, है ना। प्रोटोटाइप मॉडल का मेन जो डिफरेंस था अदर मॉडल से, वही उसकी क्या है,
एडवांटेज है, और डिसएडवांटेज जो इसका मेन ड्रॉबैक था, है ना। तो यूजर का इंटरफेस था, अप्रूवल था, तो फेलियर के चांसेस कम थे, इसीलिए तो हमने प्रोटोटाइप बनाया था। अदरवाइज वाटरफॉल मॉडल भी हमारा प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा था, प्रोटोटाइप मॉडल ही प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है। डिसएडवांटेज क्या आई थी, ये स्कोप क्रीप कर सकता है रिक्वायरमेंट की वजह से, जिसमें हमारा फ्रिक्वेंट चेंजेज हैं, तो टाइम वगैरह सब कुछ बढ़ जाएगा, है ना, आपकी कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा। तो ये ऐसा नहीं है कि आप यही दोनों लिखिए, आपको जो भी एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज याद आए वो आप लिख दीजिए, लेकिन बेसिक क्या है, बेसिक डिफरेंस किसी अदर मॉडल से, उसमें हमें क्या फायदे हुए थे वो उसकी एडवांटेज हो गई, और उसमें हमें क्या नुकसान हो रहे थे वो उसकी कोई भी एक डिसएडवांटेज लिख दिए। फिर लिख दिया हमने की कॉन्सेप्ट ऑफ द स्पाइरल मॉडल। क्या था की कॉन्सेप्ट स्पाइरल मॉडल का, भाई वो अलग कैसे था बाकी सारे मॉडल्स से, वही उसका की कॉन्सेप्ट है। तो हर फेज ऑफ डेवलपमेंट में, है ना, डेवलपमेंट के हर फेज में रिस्क एनालिसिस थी, ये इसका की फीचर है। जो रिस्क एनालिसिस थी तो वो उसकी क्या है, की फीचर है। आप इसी को लिख दीजिए कि रिस्क असेसमेंट होता है डेवलपमेंट के हर एक फेज में, जो कि प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को और क्वालिटी को इंप्रूव करता है। आता है डिफरेंशिएट बिटवीन वाटरफॉल मॉडल एंड आइटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल। तो देखिए वाटरफॉल मॉडल क्या था, वाटरफॉल मॉडल एक बार ही रिक्वायरमेंट ली और फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया। आइटरेटिव एनहेंसमेंट मॉडल वाटरफॉल मॉडल को कई बार रिपीट करता था, और हर बार इवेल्युएशन के बाद आपको एक अपडेटेड वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल। इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल जो ट्रेडिशनल प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, एक बार ये सॉफ्टवेयर बन गया, है ना, वो डिलीवर कर दिया, कोर फंक्शनैलिटी को पहले हम डिलीवर करते हैं, उसके बाद जब सॉफ्टवेयर की एडेप्टेबिलिटी आती है, एक्सेप्टेंस रेशियो, उसके हिसाब से जो अपडेशन रिक्वायर्ड होते हैं उन पे काम करते हैं। तो देखिए इंक्रीमेंटली बेस्ड ऑन यूजर फीडबैक, एक बार ये डिलीवर कर दिया और उसके बाद फिर हमारा कोई चेंजेज आए तो दोबारा डेवलपमेंट फेज में हम एंट्री करते हैं। फोकसेस ऑन डिलीवरिंग अर्ली वर्किंग वर्जन्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, हम पहले उन प्राइमरी रिक्वायरमेंट के साथ प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट या जिन फंक्शनैलिटी की नीड हमें प्राइमरी लेवल पे रिक्वायर्ड है। सुटेबल फॉर द प्रोजेक्ट विथ चेंजिंग और अल्टीरियर रिक्वायरमेंट्स। डेफिनेटली हमें पता है कि इस प्रोजेक्ट को अभी तो हम क्विकली इसकी डिजाइन करके क्विक रिक्वायरमेंट्स या प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स के साथ इसे लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन फर्दर इसमें अमेंडमेंट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो वहां पे हम इन मॉडल्स का यूज करते हैं। ठीक है ना, फिर से आपका आया कि भाई इज द स्पाइरल मॉडल कंसीडर्ड एज रिस्क ड्रिवन मॉडल। क्यों, क्योंकि देखिए हर एक फेज में रिस्क एनालिसिस है, तो रिस्क एनालिसिस का मतलब ये नहीं कि रिस्क रिड्यूस ही हो रही है। हो सकता है कि आपने सोचा कि इस फेज में अब यूजर को मैं सेटिस्फाई कर दूंगा, लेकिन अगले फेज में ही आपका यूजर की कोई नई रिक्वायरमेंट आ जाती है, तो वहां तक की कॉस्ट के साथ फिर से आपको वो सारी साइकिल रिपीट करनी पड़ जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ आज इस लेक्चर में हमने यूनिट 1 के सारे टॉपिक्स बहुत ही एक्सप्लेनेटिव वे में कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। आप इस लेक्चर सीरीज को अच्छे से देखिए और समझिए कि क्या हमने जो फर्स्ट यूनिट में पढ़ा वो सारे टॉपिक कवर्ड हो गए और हमें समझ में आ गए या नहीं। ठीक है, डिटेल कंटेंट के लिए आप लिंक्स को देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में, या एप्लीकेशंस को विजिट कर सकते हो। थैंक यू।